हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम दस्तावेज़ों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों पर ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है जो संपत्ति से संबंधित अपराधों के बाद से बिल्कुल अगला चैप्टर है, यानी चैप्टर 18। इस चैप्टर में बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। 463 से लेके 489 तक के जो सेक्शंस हैं वो आपको इस चैप्टर में मिलते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम अलग अलग वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक, कुछ सेक्शंस हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, सेक्शन 463 से लेके 477 तक के। उसमें हमने कूट रचना के बारे में और उससे रिलेटेड क्या कितने ऑफेंस के लिए कितना पनिशमेंट था वो सब हमने उस वीडियो में जाना था। बट अब हम उसी लेक्चर को अपने आगे बढ़ाते हुए आगे के जो सेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही आज की वीडियो में भी हम हमेशा की तरह कुछ केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा यदि आपको आज के लेक्चर का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में IPC की तरह ही दूसरे मेजर लॉज भी हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सेक्शन 478 से लेके 489 तक के जो सेक्शन है, तक तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 478 से लेके 489 तक के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 478 की, जो हमें बताती है व्यापार चिन्ह के बारे में। व्यापार चिन्ह, देखिए ये सेक्शन IPC में निकाल दिया गया है, रिपील कर दिया गया है 1958 के एक्ट से। एक्ट का नाम था व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम के द्वारा। इससे इसको निरस्त कर दिया गया है और इसलिए अब हमें इस सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निकाल दिया गया है। निरस्त वाले सेक्शन हमें नहीं पढ़ने होते हैं। इसके बाद होता है सेक्शन 479। संपत्ति चिन्ह की डेफिनेशन देता है कि किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई चिन्ह लगा हो, कोई मार्क लगा हो, तो वो किसको कहेंगे आप संपत्ति चिन्ह। तो IPC के सेक्शन 479 के अकॉर्डिंग वो चिन्ह जो घोतन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है कि संपत्ति चिन्ह किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, मतलब कोई जंगम संपत्ति। अब देखिए यहाँ पे जंगम संपत्ति की बात हो रही है, अचल संपत्ति की बात नहीं हो रही है। मैंने आपको कई बार ये बात समझाई है कि चल और अचल में क्या डिफरेंस होता है। तो जंगम संपत्ति को हम चल संपत्ति के नाम से भी जानते हैं, और चल संपत्ति एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आपका स्कूटर हो गया, बाइक हो गई, साइकिल हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं जंगम संपत्ति, चल संपत्ति। इंग्लिश में हम इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जबकि अगर बात करें अचल संपत्ति की, तो अचल संपत्ति हो गई आपकी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अचल संपत्ति के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपकी कोई ज़मीन है, कोई मकान है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इजीली क्या, जिसको आप मूव ही नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेसिकली यहाँ पे संपत्ति चिन्ह की डेफिनेशन में किसी जंगम संपत्ति की बात हो रही है। जंगम संपत्ति मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कोई टैग लगा हो या कोई भी उसका कोई चिन्ह लगा हो, कोई मार्क लगा हो, तो उसको यहाँ पे संपत्ति चिन्ह बताया गया है। और उसके बारे में यही समझा जाएगा जब किसी चीज़ पर टैग लगा होगा कि वो किसी विशिष्ट व्यक्ति की है, क्योंकि वो चिन्ह उस चीज़ का प्रतीक होता है कि वो चीज़ जो है वो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की है। तो यहाँ पे बस हमें ज़्यादा नहीं ध्यान रखना, सिर्फ यहाँ पे संपत्ति चिन्ह की जो डेफिनेशन है वो दी गई है। इसके बाद आता है सेक्शन 480 यानी धारा 480। इसमें मिथ्या व्यापार चिन्ह का अगर कोई प्रयोग करता था, यानी झूठे संपत्ति चिन्ह वगैरह का यूज़ करता था, तो उसको पहले यहाँ पे बताया गया था, बट इसे भी 1958 में व्यापार और पण्य के अधिनियम से यहाँ से निकाल दिया गया है, तो इसको भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं सेक्शन 481 की, मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाना। अब वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही था, वहाँ तो हो रही थी व्यापार चिन्ह की बात कि अगर कोई झूठे व्यापार चिन्ह को यूज़ में लाता है। यहाँ पे बात हो रही है झूठे मिथ्या संपत्ति चिन्ह की बात। अगर किसी प्रॉपर्टी पे कोई चिन्ह लगा हुआ हो और कोई ऐसा ही झूठा चिन्ह बना के उसको यूज़ में ले आता है, तो उसको कहा जाएगा मिथ्या संपत्ति चिन्ह। यहाँ पे व्यापार चिन्ह की बात नहीं हो रही जैसे सेक्शन 480 में हो रही थी, यहाँ पे हो रही है संपत्ति चिन्ह की बात। अब यहाँ पे भी देखिए जंगम संपत्ति की बात हो रही है, या किसी माल पे कोई प्रोडक्ट पे कोई चीज़ लगी हो, किसी पेटी पे लगा हो, पैकेज पे लगा हो। तो अगर किसी पेटी पे, किसी पैकेज पे, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई भी ऐसा चिन्ह लगा हो जिसमें कोई भी जंगम संपत्ति रखी हुई हो, या उसे किसी रीति से उपयोग में लाता है, या उसको ये विश्वास है सामने वाले को, जिससे इस बात पे विश्वास हो जाए कि हाँ इस चीज़ के अंदर, इस पैकेट के अंदर जो भी चीज़ रखी है वो असली है
और जो व्यक्ति आपको वो चीज़ दे रहा है वो असली ही उस चीज़ का निर्माता है, उसी ने उस चीज़ को बनाया है। तो इस तरह से कोई भी झूठा संपत्ति चिन्ह लगा के, किसी प्रोडक्ट पे किसी चीज़ का टैग लगा के, मार्क लगा के कोई व्यक्ति उसको उपयोग में ला के सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि ये असली है, तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो इसके बारे में कहा जाएगा कि वो मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है। ठीक, तो यहाँ पे तो हो गई इसकी डिफिनेशन। अब इसकी पनिशमेंट दी गई है यहाँ पे वैसे 482 में, लेकिन पहले एक केस लॉ देख लेते हैं, 1904 का है। इसमें कहा गया है कि धारा 481 के अंतर्गत जो संपत्ति चिन्ह वर्ड का यूज़ हुआ है, यानी प्रॉपर्टी पे कोई भी चिन्ह वगैरह लगाना, इस संकेत का प्रतीक है कि जो चल संपत्ति पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व है। कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ पे, किसी पैकेट पे, है ना, किसी भी पेटी पे, कोई भी पैकेट होता है, पेटी होती है, कोई प्रोडक्ट होता है, उस पर अगर अपना चिन्ह लगा देता है ना और सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल असली है या ये उसी कंपनी ने बनाया है जिस पे आपको विश्वास है, ऐसे करके सामने वाले को कोई दिखाता है, तो उसको कहा जाएगा कि उसका, उस व्यक्ति का उस पे स्वामित्व है। अब बात कर लेते हैं धारा 482 इसकी पनिशमेंट के बारे में। मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। जो कोई अगर किसी मिथ्या संपत्ति चिन्ह का यूज़ करता है और जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि उसने ऐसा कपट के आशय के बिना किया है, यानी उसका कपट करने का, सामने वाले को धोखा देने का कोई आशय नहीं था, कोई इंटेंशन नहीं थी, अगर जब तक वो ये साबित ना कर दे तब तक उसको दोषी ही माना जाएगा और उसको यहाँ पे सेक्शन 482 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पनिशमेंट दी जाएगी। और वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ये कोर्ट के ऊपर है कि वो किस तरह का पनिशमेंट जो है अभियुक्त को देगी, जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो 481 में अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाता है, और 482 में बताई गई है इसकी पनिशमेंट कि अगर कोई मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाता है तो उसको कितना दंड दिया जाएगा। बात कर लेते हैं धारा 483 की। क्या कहा गया है? अन्य व्यक्ति के द्वारा उपयोग में लाए गए संपत्ति चिन्ह का कूटकरण। अब कोई व्यक्ति है, एक ऐसे चिन्ह का यूज़ कर रहा है जो दूसरे के द्वारा पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है, और उसके जैसा दिखने वाला कोई लोगो बना लेता है, या फिर मान लीजिए कोई भी चिन्ह बना लेता है, संपत्ति चिन्ह की बात हो रही है, उसके जैसा नकली चिन्ह बना लेता है ना, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो संपत्ति चिन्ह का उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि कोई और व्यक्ति उसके जैसा दिखने वाला, उसका उपयोग उसके जैसा दिखने वाले चिन्ह का यूज़ कर रहा है, वो भी कूटकरण करके, मतलब उसके जैसा दिखाकर सामने वाले को विश्वास दिखा रहा है कि ये वही संपत्ति चिन्ह है। तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं धारा 484 की, जो कहती है कि लोक सेवक के द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण। अब लोक सेवक का मतलब क्या हुआ? लोक सेवक का मतलब है सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट। ठीक, यहाँ पे अगर किसी लोक सेवक के द्वारा कोई भी संपत्ति चिन्ह उपयोग में लाया जा रहा है, संपत्ति चिन्ह की तो वैसे यहाँ पे बात नहीं हुई है, सिंपली यहाँ पे जो सेक्शन में है वो चिन्ह की बात हो रही है ना, भले ही अंदर संपत्ति चिन्ह की बात हो रही हो। बस हमें ध्यान इतना रखना है कि कोई भी ऐसा चिन्ह जो एक लोक सेवक के द्वारा यूज में लाया जाता है और उसी जैसा दिखने वाला चिन्ह बनाकर कोई व्यक्ति कूटकरण करता है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पे पुलिस की गाड़ी का झूठा चिन्ह लगा ले कि लोग उसको देखकर ये समझे कि वो पुलिस वाला है, तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट दी जा सकती है। क्या कहा गया है कि संपत्ति चिन्ह का जो लोक सेवक के द्वारा उपयोग में लाया जाता हो, या कोई प्रॉपर्टी किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा या विशिष्ट समय स्थान पे बनाई गई है, ये सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि संपत्ति किसी विशिष्ट क्वालिटी की है, इस तरह से कोई कूटकरण करेगा या असली के रूप में उसको उपयोग में लाएगा, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 साल की हो सकेगी, और उसको जुर्माने से भी यहाँ पे पनिशमेंट दी जा सकती है। अब यहाँ पे बस ये जो सेक्शन है थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोक सेवक की बात हो रही है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी चिन्ह को यूज़ में ला रहा है और उसी के जैसा दिखने वाला चिन्ह बनाकर कोई कूटकरण करके अगर संपत्ति चिन्ह का उपयोग करता है तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे बताई गई है। बात कर लेते हैं धारा 485 की। अब कोई व्यक्ति संपत्ति चिन्ह के कूटकरण के लिए कोई उपकरण अगर बनाता है या उस पर कब्जा रखता है,
कोई व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसलिए अपने पास कोई भी रिसोर्स रखता है, कोई भी टूल्स वगैरह लगता है ना, जिससे वो नकली संपत्ति चिन्ह बना सके, उसको अपने पास रखता है। या तो उसके पास ऐसा कोई आपको टूल मिलता है, या फिर वो ऐसा टूल खुद ही बनाता है ना, ऐसा उपकरण खुद ही वो बनाना जानता है। उसको पता है कि मैं इससे संपत्ति चिन्ह बनाऊंगा नकली और फिर इसका यूज़ करूंगा। तो अगर ऐसा कोई करता है तो यहाँ पे उसको दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कुछ ऐसा खास नहीं है सेक्शंस में समझने के लिए, एक लाइन से भी हम इसको समझ सकते हैं। धारा 486 क्या कहती है, कूटकृत संपत्ति चिन्ह से चिन्हित माल का विक्रय। अब कोई व्यक्ति है, चलिए इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी संपत्ति पर कोई नकली चिन्ह बनाया कि ये तो किसी खास कंपनी के द्वारा ये प्रोडक्ट बना हुआ है, और उस चिन्ह को उस माल पे लगा दिया जो वो बेच रहा है। जो भी प्रोडक्ट वो व्यक्ति बेच रहा है, उस नकली चिन्ह को उस चीज़ पर लगाया और उस चिन्ह को लगाकर उस माल को बेच भी दिया। अगर कोई ऐसा करता है, नकली चिन्ह बनाकर, नकली चिन्ह लगा के उस प्रोडक्ट को बेचता है और सामने वाले को विश्वास दिलाता है कि नहीं, ये जिस पर जो चिन्ह लगा हुआ है वो असली कंपनी का लगा हुआ है, तो ऐसा करके अगर कोई करता है, उसको बेचेगा या अपने कब्जे में रखेगा, तो जब तक कि वो यह साबित ना कर दे, है ना, कि उसने ऐसा कपट करने के आशय से नहीं किया है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 486 इसी बारे में बात रहा है कि झूठा संपत्ति चिन्ह लगाकर, माल पर उसको लगाकर और उसको बेच देना, है ना, ऐसे दिखाना कि वो असली चिन्ह है। इसके बाद बात हो रही है धारा 487 की, ऐसे पात्र के ऊपर झूठा संपत्ति चिन्ह लगाना जिसमें माल रखा हो। अब कोई व्यक्ति उसी झूठे संपत्ति चिन्ह को किसी ऐसी चीज़ पे लगाता है जिसमें कोई माल रखा हुआ हो, कोई सामान रखा हुआ हो, किसी पेटी पे लगा दिया, किसी पैकेज पे लगा दिया, है ना, ऐसा झूठा चिन्ह लगाता है ताकि उससे किसी लोक सेवक को या किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसे पात्र में जो माल है वो उसकी वास्तविक, मतलब वो असली क्वालिटी का है। सामने वाले को ये पता चल जाए कि वो उसका असली क्वालिटी का है, जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि उसने ऐसा कपट करने के आशय के बिना किया है। मतलब अगर वो ये साबित कर, अगर मान लीजिए उसे पता ही नहीं है, सामने वाले को जो दोषी है उसको ये पता ही नहीं है कि ये जो माल है इससे कपट होगा, मुझे किसी को धोखा देना है। अगर उसने धोखा देने के आशय से ऐसा काम नहीं किया है, वो किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहता, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है धोखा देने की, तो फिर उसको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। यही बात इसमें कही गई है कि जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि उसने ये कार्य कपट के आशय के बिना किया है, तब उसको दोषी माना जाएगा। उसको साबित करना पड़ेगा कि मेरा धोखा देने की कोई इंटेंशन नहीं थी। तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 साल की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं धारा 488 की। क्या कह रहा है सेक्शन 488, किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग करने के लिए दंड। अब पनिशमेंट किसके बारे में बताई गई है, मिथ्या चिन्ह का उपयोग करने के बारे में, यानी अंतिम पूर्वगामी धारा द्वारा प्रतिषिद्ध, यानी धारा 487 की बात हो रही है, उसके द्वारा प्रतिषिद्ध किसी भी तरह से मिथ्या चिन्ह का उपयोग करके जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि कपट करने के आशय से उसने ऐसा किया है, तो वो उसी तरह से दंडित होगा मानो उसने उस धारा के विरुद्ध अपराध किया हो। तो अगर कोई मिथ्या चिन्ह को उपयोग में लाता है तो उसके लिए पनिशमेंट जो है वो उसको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी मानो उसने इस धारा के अधीन अपराध किया हो, यानी सेक्शन 487 के अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट जो है यहाँ पर दी जाएगी। इतना हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आती है धारा 489 यानी सेक्शन 489, क्षति करने के आशय से मिथ्या संपत्ति चिन्ह को बिगाड़ना। अब कोई व्यक्ति किसी सामने वाले को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उस नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन से ही किसी प्रोडक्ट पे, किसी पेटी पे, किसी पैकेज पे कोई भी संपत्ति चिन्ह लगा है और उसको कोई व्यक्ति बिगाड़ देता है। अगर कोई ऐसा करता है, उसको बिगाड़ता है नुकसान पहुंचाने के आशय से, या उसमें कोई भी चीज़ जोड़ देता है, तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 साल तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे एक केस लॉ है के हाशिम वर्सेस तमिलनाडु राज्य, 2005 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि धारा 489 सेक्शन 489 न केवल कूट रचना के संपूर्ण कार्य के बारे में है, यानी जैसे कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा दिखा देता है
या उसमें कुछ जोड़ दिया, कुछ घटा दिया जिससे सामने वाले को कोई नुकसान हो, बल्कि इसके अंतर्गत वो मामले भी आते हैं जिनमें अभियुक्त कूट रचना की प्रक्रिया में कोई भूमिका निभाता है। यानी कूट रचना के लिए यहाँ पे किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। अब कूट रचना क्या होती है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 463 में तो इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और 464 में हमने पढ़ा था कि मिथ्या दस्तावेज वगैरह कोई रचता है तो उसको क्या कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने सारे सेक्शन जो हैं पिछली वीडियो में कूट रचना से रिलेटेड डिस्कस किए थे। नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने इस केस को समझा कि कूट रचना की प्रक्रिया में अगर कोई भूमिका भी निभाता है तो भी उसको सेक्शन 489 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। तो आज की वीडियो में उसी चैप्टर के हमने जो 463 से स्टार्ट किया था उसी के सेक्शन 489 तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ तक के जो सेक्शन थे, यहाँ से लेके 77A तक के सेक्शन हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमने यहाँ तक के जो सेक्शन है वो डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसमें कुछ सेक्शंस और हैं इसी चैप्टर में। 489A से लेके 489E तक के जो सेक्शंस हैं वो हम करेंसी नोट, बैंक नोट वगैरह के बारे में कुछ ऑफेंसेस बताए गए वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के जो भी केस लॉज मैंने बताए हैं वो आप अपने जो भी आंसर्स वगैरह अगर आपको लिखना हो तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट केस लॉज ही मैं लाने की कोशिश करती हूँ। आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में आईपीसी की तरह ही दूसरे मेजर लॉज भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।